राह रास्त ले चलते हैं। शर्जील इनाम मेमन गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का ट्वीट था, चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं, ना आप में से किसी ने पढ़ा और ये चीज़ नहीं। तो अब ये बैठ के ये ठीक है, उनको किसी होता है, किसी फेडरल मिनिस्टर ने या किसी ने उनको वो कहते हैं वो कोई बात कह दी हो, तो आपकी जो बात हुई है तो उनसे बात करें। और अगर आपको इतना ही था, अगर एमक्यूएम ये समझती थी कि जी उनका अहम मुतालबा था जो कि नहीं आया, तो फिर एमक्यूएम तो वोटों में भी साथ थी। तो मैं इससे ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी गुजारिश ये होगी कि एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। जहाँ 27वीं अमेंडमेंट की बात है, 27वीं अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, आप पहले मैंने बताया कि जी चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं की। पीपल्स पार्टी ने अपना एक स्टांस रखा। ये मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट तो उसमें था ही नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें कबूल नहीं की वो नहीं की। पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सीईसी की मीटिंग में जो बातें रखी हैं उसमें जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको अकेली पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था, उसको कि पीएमएलएन की क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब और हमारी पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें आई हैं, उस पर हमने एग्री किया है। जिन जिन चीज़ों पे हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे 18वीं तरमीम के उस पर, या हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी हो या एनएफसी अवार्ड जिस पे हमें रिजर्वेशन थे, हमने उसको नहीं एग्री किया। यही डेमोक्रेसी होती है, ये पॉलिटिक्स होती है कि जी आपके ख्यालात अलग हो सकते हैं, हमारे ख्यालात अलग हो सकते हैं। हम किस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं, हम किस चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते। जिस पे हमने एग्री किया उसका कुछ छुप के नहीं, चेयरमैन साहब ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि जी मैं पहले दिन कहा कि जी मैं बातचीत हमारी हुई है, कुछ पॉइंट पर हम एग्री हुए हैं। दूसरे दिन आके फिर उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ पॉइंटों पर एग्री हुआ हूँ। तो 2 दिन तवील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा कि किस किस चीज़ में हम एग्री हैं, किस किस चीज़ में हम एग्री नहीं हैं। तो ये कहीं से ढिका छुपा नहीं। यस, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक बराबरी है। आज हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। माजी में सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, जिसके सबसे बड़े खुमियाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगते। माजी में जब बराबरी नहीं होती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थी, तब सबसे बड़े में बड़ा जो इसका निशाना बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बनी। इसी जुडिशल एक्टिविज्म का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल हुआ, जिसमें इस मुल्क के कौमी हीरो को, इस मुल्क के सबसे बड़े में बड़े लीडर को, जिसका विजन आज दिन तक इस तरह का विजन किसी और लीडर में नहीं था, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दिया जो आज दुनिया का कोई भी मुल्क मैली आंख से हमारे वतन की तरफ देख नहीं सकता, उसको जिस तरीके से इसी जुडिशल एक्टिविज्म या आमराना साजिश में अगर जुडिशरी उसका पार्ट बनी या उसकी सहूलतकार बनी, तो उस वक्त अदालतों में बराबरी नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो इत्तेहादी जमात है जिसने भी उसको वोट किया, वो ये कह सकते हैं कि जी हमने ऐसा निज़ाम लेके आए जहाँ पे हर सूबे का बराबरी का हिस्सा है, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने कहा कि जुडिशल एक्टिविज्म का तो हम बने शिकार। उसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई। जब मोहतरमा की हुकूमत 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई, दोनों दफ़ा मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिसॉल्व की गई, वो गए कोर्ट में, उनको इंसाफ मिल गया। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा दुबई से पाकिस्तान आ रही थी, तो एक दिन पहले का उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। जब इफ्तिखार चौधरी के बारे में एक सवाल हुआ, फिर उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि हम तो चलें अदालत की अदलिया की बहाली चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मिसालें दी शहरों के नाम लेकर कि फ़लाँ शहर को इंसाफ नहीं मिलता और फ़लाँ शहर को जो है उसके लिए कानून दूसरा। ये मोहतरमा के अपने अल्फाजात थे, हमारी लीडर के अपने अल्फाजात थे। तो ये एहसास महरूमियाँ थी। और
मैं आज भी बताऊं कि अदालत की और आज़ाद अदलिया की सबसे बड़ी जामिन, सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी से सबसे ज़्यादा जो है जुल्म सहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बगैर किसी कॉन्विक्शन के 11 साल जेल में रहे। 11 साल कोई छोटी बात नहीं होती। बगैर कॉन्विक्शन के अगर वो 11 साल जेल में रहे तो वो उसी अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था तभी रहे वो जेल में। तो इससे बड़ा शिकार और कौन सी पार्टी रही होगी। उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि चंद लोगों ने जुडिशरी का काबिल हमें बहुत ज़्यादा एहतराम है। आज मैं पर्सनली कहूँगा, मुझे ज़ाती तौर पे बात बताऊँ, मुझे अफसोस हुआ कि जस्टिस अतहर मुनल्ला साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़ा आया। मैं ज़ाती तौर पे जस्टिस अतहर मुनल्ला साहब का और उनका मैं बहुत ज़्यादा उनका मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे जजेस में मैं उनका शुमार था। मैं पर्सनली तौर पर उनका बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन हमारे अदालतों ने, हमारे इस मुल्क ने इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस भी देखे हैं जिसने जुडिशरी को बदनाम करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनको कानून को वो एक मजाक समझते थे। हमारी जुडिशरी ने साकिब निसार जैसे शख्स भी देखे हैं जिनको कानून का पता होने के बावजूद, क्योंकि कुछ जजेस सबके लिए काफ़ी एहतराम है, कुछ जज साहबान को मैं समझता हूँ कानून ज़्यादा पता हुआ, किनको कम पता था। साकिब निसार साहब वो थे जिनको कानून सबसे ज़्यादा पता था, एक कॉम्पिटेंट जज थे मैं आपको बता दूँ। लेकिन जब उनकी वो कहते हैं कि अकल खिसकी तो उन्होंने जानबूझ, कुछ लोग तो भाई ऐसा फैसला कर देते उनको पता ही नहीं कानून क्या है ना, कानून कम पड़ा तो जो फैसला उसके समझ में आया। साकिब निसार साहब वो जज थे जिनको कानून का पता होने के बावजूद उनको पता होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो एक जुडिशल कू था साकिब निसार का, जुडिशल कू की सरबराही साकिब निसार कर रहे थे। और जिस तरीके से कानून की फिर धज्जियाँ उड़ाई हैं, कभी डैम फंड के नाम पर, तो तुम्हारा काम था डैम फंड बनाने का, तुम्हारे पास जो हज़ारों की तादाद में मुकदमे आपके पास अदालतों में मौजूद थे, आपका काम है कि उनको निपटाओ कि आप कोर्ट जा रहे हो, कचहरियाँ जा रहे हो, जेलें जा रहे हो, हॉस्पिटल्स जा रहे हो, पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हो, अपने खुद दामादों के चक्कर में आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बैन कर रहे हो। आपने की वजह से पंजाब की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल लाइफ टाइम के लिए बंद हो गई। आपने जिस तरीके से फिर आप पीटीआई के और इमरान खान के पैरोकार बने, जिस तरीके से साकिब निसार पीटीआई और इमरान खान के पैरोकार बने, वो किससे छुपी हुई बात है कि बैठ के जो है कभी शेख रशीद के साथ हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, कभी अपने चैम्बर में पीटीआई के सरबराह को बुला रहे हैं, फिर अपने बेटे को बुला रहे हैं साथ में, वहाँ पे तस्वीरें निकल रही। क्या क्या इस शख्स ने नहीं किया। मतलब ये जुडिशरी में कहते हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इनको हमने इनके टेन्योर के बाद जो प्रोसिक्यूट करना था फेडरल गवर्नमेंट को, वो काम था इनको मिसकॉन्डक्ट के इनके ऊपर जुडिशल कमीशन पे केसेस मुकदमे चलने चाहिए थे, ताकि आइंदा कोई भी शख्स वो काम ना करे जिससे जो है जो आइन और कानून से बालातर हो। आइन एक मुकद्दस किताब है, आइन एक हमारी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आइन पाकिस्तान के तहत हमने तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि साकिब निसार साहब आए, फिर उसके बाद वो एक बंदियाल साहब आ गए जिन्होंने कह दिया जी गुड टू सी यू। अब कौन से अक्यूज को कोर्ट में देखे कहा जाता है कि जी गुड टू सी यू। यहाँ हमने बंदियाल साहब वाले इंसाफ भी देखे। फिर जो पीटीआई के दौर में इलीगल तरीके से गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई, आज दिन तक किसी हुकूमत ने कोई उस पर किसी आर्टिकल का सोचा है? कहीं पे बहस हुआ है? कोई रिसेंटली कोई सीरियस डिबेट हुई है कि यार एक शख्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो झूठे साइफर का बहाना करके असेंबली को डिसॉल्व कर दे? चलो असेंबली तो बहाल हो गई, लेकिन क्या वो काम आईनी था? क्या वो काम आईनी था या नहीं था? अगर नहीं था तो वो आइन तोड़ा गया। अगर आइन तोड़ा गया तो उसके लिए कानून, पाकिस्तान के कानून में क्या सजा है, हम उसके पीछे तो हम गए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है देख ली। तो अदालतों का निहायती एहतराम, तमाम जज हजरात का निहायती एहतराम। और मैं समझता हूँ कि हमें अब माजी की इन चीज़ों से हटकर अब आगे की तरफ चलें। जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी हुई हैं, जो 27 अमेंडमेंट के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जल्दी मिले, इंसाफ सबको बराबर मिले। और जो है ये किसी की मतलब पॉलिटिकली जो उसकी जो पहले ज़ेर असर थी जो चीज़ें, जिस तरीके में कहा कि साकिब निसार का दौर था, बंदियाल साहब का दौर था, इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों का जो दौर था, जो कि पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब की तरह के नाम पर इनके नाम लिखे जाएंगे। ये पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ नहीं हैं। जिस तरह आज हम
कुछ लोगों को अगर डिक्टेटर याद करते हैं तो ये तीनों भी डिक्टेटर, जुडिशियल डिक्टेटर थे। तो इनकी वजह से जो है काफ़ी मसाइल हुए हैं। तो हमने ये कहा कि हमने हमेशा वो चीज़ की है जो कि आइन और कानून के दायरे में हो। मैं एक और चीज़ इसमें कहूँगा कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियर स्टांस अपना रखा। पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब ने जो जो शिकें उनको, जो पूरी सीसी को मंजूर थी उसको उन्होंने मंजूर किया। जिन जिन चीज़ों पे सीसी को एतराज़ात थे, शक व शुबात थे, उनको कहा कि इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे या इसको ये हमें मंजूर नहीं है, तो उसको उस पर कानून साजी हुई। लेकिन MQM जिस तरीके से एक दफ़ा फिर उन्होंने आज झूठ का पलंदा बना है, वो चेयरमैन साहब का ट्वीट दोबारा पढ़ ले, उसमें उस चीज़ का तज़करा था ही नहीं। अब मैं एक गुजारिश करूँगा पहले नासिर शाह साहब से कि वो अपनी बात कर ले पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि कल भी हमने विज़िट किया शहर का, और जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उनको एक्सपीडाइट करवाने के लिए, और फिर जो दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाने के लिए। तो एक तो पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं जो चेयरमैन साहब का विज़न है, और उसके तहत, लेकिन आज अगर कराची की बात हो रही है तो पूरे कराची को बना रहे हैं। जितने टाउन्स हैं बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड हैं वहाँ के टाउन्स में, उन सब को बेहतर किया जा रहा है। ड्रेनेज और सीवेज को भी बेहतर किया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि सफाई में भी काफ़ी बेहतरी आई है, उसको बेहतर कर रहे हैं। तो आपसे यही बात कर रहे हैं कि पूरा कराची जो है उसको बना के देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और हर जगह पे आपको बेहतर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इनके बात करो। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और माने रिंगर ऑन कर देना। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बातें करते करते फिर वो अलग सूबे की बातें भी कि अगर ये नहीं किया गया, बलदियाती इदारों को पावर नहीं दिए गए तो अलग सूबा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर की हैसियत से इस तरह तकसीम की, नफरत की बातें, क्योंकि इस सूबे के लोग सिंध की तकसीम को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। तो आप इसको क्या समझ रहे, कोई साजिश तो नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि आईन पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी MQM शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये देखिए जी, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। सिंध की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। पाकिस्तान को बनाने की पहली करारदाद सूबा सिंध की असम्बली ने दी। तो ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है कि वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो, लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके।